Assalamu alaikum students, hope you will be fine. Welcome to the third part of 2010 May-June paper 1-2 of multiple choice questions. आज के इस पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन 30 तक हमने सॉल्व करने हैं। तो 21 क्वेश्चन नंबर्स देखते हैं। हॉस्पिटल नीड्स टू स्टेरलाइज मेडिकल इक्विपमेंट्स व्हिच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुड बी यूज्ड। तो मेडिकल इक्विपमेंट को स्टेरलाइज करने के लिए हम एक्सरेज यूज करते हैं जो कि टाइप है माइक्रोवेव्स की, इस वजह से बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक्चुअली जो मेडिकल इक्विपमेंट है जब उसे 1% के लिए यूज कर लिया जाता है तो उसमें जर्म्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं। उन बैक्टीरिया और जर्म्स और सेल्स को डैमेज करने के लिए उस इक्विपमेंट्स को दोबारा यूज करने के लिए हम उसको एक्सरेज में रखते हैं जिसको स्टेरलाइज करना कहते हैं। एक्सरेज उन बैक्टीरिया, सेल्स और जर्म्स को किल कर देती हैं जिसकी वजह से दोबारा से जो नेक्स्ट पर्सन होगा उसमें वो बैक्टीरिया, जर्म्स या फिर सेल ट्रांसफर नहीं होते, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा नहीं होता। MCQs 22 देखते हैं। अ स्टूडेंट होल्ड्स अ शीट of paper with letters on its facing a plane mirror. The letter on the paper are shown. TOF लिखा हुआ है और वो मिरर के सामने ठहरा हुआ है। What does the student see in the mirror? उसे मिरर में क्या नजर आएगा? तो एक्चुअली मिरर में आपकी जो टेक्स्ट की डायरेक्शन यहाँ पर लेफ्ट टू राइट है वो मिरर में अपोजिट हो जाएगी। मिरर का वो जो व्यू आएगा उसे मैं M से डिनोट कर देता हूँ, वो आपका राइट टू लेफ्ट आएगा, यानी इस तरह FOT लिखा हुआ नजर आएगा। तो P ऑप्शन आपका करेक्ट है। अभी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अपनी बुक लें और मिरर के सामने खड़े होकर देखें जरा कि वहां पर आपको अपनी बुक का टेक्स्ट किस तरह लिखा हुआ नजर आता है। ऐसा रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देख। अ सेमी सर्कुलर ब्लॉक इज मेड फ्रॉम अ प्लास्टिक. A ray of light passes through it at the angle shown. 2 decimal places. What is the reflective index of the plastic? Reflective index find करना है up to 2 decimal places. तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला देखते हैं जो कि होता है N is equal to sin I over sin R. अब यहां देखें कि इंसिडेंट एंगल इस रे का क्या होगा, क्या वो 28 है? नो, हमने ये इंसिडेंट एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस लेना है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इंसिडेंट एंगल कितना होगा? वो होगा 90 प्लस 28। तो टोटल इंसिडेंट एंगल जो हमारे पास आई है वो आ जाएगा 118। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। जो रिफ्लेक्टेड एंगल है पहले ही एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग ही बताया गया तो वो 45 है। इसको सॉल्व करने पर जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का आंसर आएगा वो है 1.25। तो करेक्ट ऑप्शन होगा A। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। 2 metal spheres P and Q are mounted on insulating stand and are touching each other. They are uncharged. A positively charged metal sphere on an insulating handle is brought close to P but does not touch it. एक metal sphere है with insulating handle, इस पर positive charge है। This induced charge on P and Q. अब इस स्फेयर की वजह से जब ये P के करीब आएगा तो होगा क्या कि P और Q आपस में अटैच है, तो इनमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो अट्रैक्ट होंगे और वो इस एंड पर सब जमा हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड Q पर पॉजिटिव चार्जेस रह जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द पॉजिटिवली चार्ज मेटल स्फीयर इज हेल्ड इन पोजीशन एंड स्फीयर Q इज मूव टू द राइट अवे फ्रॉम द स्फीयर। इस Q स्फीयर को हमने राइट साइड पर मूव कर लिया है, दूर लेके हम इससे। तो जब इनके दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा तो जो Q स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मेरी इस डायग्राम को आपने स्फीयर ही समझना है, इससे ज्यादा बुरी डायग्राम मैंने आज तक नहीं बनाई वैसे। Then what are the signs of induced charge on P and Q and how do the sizes of these charges compare? तो देखें P पर नेगेटिव चार्ज है और Q पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो हम ऑप्शंस को देखते हैं। अब P पर नेगेटिव चार्ज यस, Q पर पॉजिटिव चार्ज यस, ठीक है। और अब देखें इन पर कितना चार्ज होगा। एक्चुअली जितने इलेक्ट्रॉन Q में से मूव करके P में आए हैं उतने ही Q पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा और जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते जाएंगे उतना ही P पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब है कि P और Q पर चार्ज सेम होगा बट डिफरेंट होगा, यानी कि अगर तो 10 कॉलम्स P पर चार्ज होता है तो Q पर भी 10 कॉलम पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस तरह इक्वल चार्ज होगा दोनों पर। तो फर्स्ट A ऑप्शन ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच प्रॉपर्टी मेक मटेरियल सुटेबल फॉर यूज एज अ कोर इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो कि इंस्टेंटेनियसली मैग्नेट बन जाए और जब हम करंट खत्म हो वो कुछ देर के लिए अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को सस्टेन कर सके। तो MCQs को रीड करते हैं। डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज एंड इजी टू डीमैग्नेटाइज। नो, ऐसा मटेरियल
तो कभी भी यूज नहीं करेंगे जिसको मैग्नेटाइज करना ही डिफिकल्ट हो, इस तरह तो हमारी जो डिवाइस है वो ऑन ही नहीं होगी जल्दी। बी है डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज एंड रिटेन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। नो, फिर वही मसला है कि अगर हम डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज ऐसा मटेरियल यूज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए तो वो मैग्नेट ही नहीं बनेगा जल्दी। अगर वो मैग्नेट नहीं बनेगा तो हमारी डिवाइस स्टार्ट ही नहीं होगी। सी है इजी टू मैग्नेटाइज एंड रिटेन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। यस, ऐसा मटेरियल यूज करना है जो मैग्नेटाइज भी इजीली हो जाए और अपनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को रिटेन भी रखे, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। 26 MCQ द स्टूडेंट टेस्ट्स द सर्किट ऑफ अ प्रेस बटन टेलीफोन विद द लैंप एंड अ बैटरी। व्हिच सिंगल स्विच कैन बी प्रेस्ड टू मेक द लैंप लाइट। कौन सा स्विच को ऑन करेंगे तो आपका लैंप जो है वो ऑन हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ए है 0। तो अगर मैं 0 स्विच को ऑन करता हूँ, यानी इसको यहाँ पर आपस में मिला देते हैं, यहाँ से करंट का फ्लो शुरू हो जाता है, यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से 0 से करंट गुजरेगा, यहाँ डॉट नहीं है, इसका मतलब इस तरफ करंट नहीं जा सकता, तो ये यहाँ जाकर सर्किट ओपन है, ये सर्किट जो है आपस में कंप्लीट नहीं हो रहा। इसका मतलब 0 को क्लोज करने से सर्किट में फ्लो शुरू नहीं होगा, आपका लैंप ऑन नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। फिर बी ऑप्शन 1 को ऑन करते हैं, तो अगर मैं 1 स्विच को ऑन कर देता हूँ यहाँ पर, तो क्या बैटरी से करंट यहाँ जाएगा। वैसे अगर हम देखें तो इस 1 स्विच ऑन करने से आगे सर्किट फिर भी जो है इनकम्प्लीट है, वो कहीं से कंप्लीट नहीं हो रहा। तो वैसे भी इस 1 सर्किट में भी कहीं से करंट नहीं आ रहा, ये बैटरी के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, ये देखें, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 स्विच को ऑन करने से। अब देखते हैं सी ऑप्शन 5। मैं 5 स्विच को ऑन करता हूं तो देखते हैं क्या यहाँ से करंट पास होकर सर्किट कंप्लीट होकर हमारा लैंप ऑन हो जाएगा। तो देखें, इस बैटरी से इस डायरेक्शन में करंट आएगा, फिर यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में करंट गया, वहां से 5 डायरेक्शन में करंट आ गया, क्योंकि आगे जो है ये सर्किट ओपन है तो इस तरफ करंट नहीं जा सकता, इस वजह से 5 नंबर जो स्विच है उसकी तरफ करंट आ जाएगा। यहाँ से करंट पास हुआ, अब ये इस तरफ भी सर्किट ओपन है, इस तरफ भी करंट नहीं जा सकता, इस तरफ सर्किट क्लोज है तो इस तरफ जाएगा करंट। यहाँ से करंट पास होगा, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और फिर होता हुआ लैंप से गुजरकर दोबारा बैटरी में, तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। जब सर्किट कंप्लीट हो गया तो आपका जो लैंप है ये ऑन हो जाएगा। आपका लैंप जो है येलो कलर की उसने लाइट ऑन कर दी है, तो 5 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखें। अ लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज यूज्ड एज अ रेजिस्टर इन अ सिंपल सर्किट। 4 सेपरेट चेंजेस आर मेड टू द वायर। ओके, व्हिच चेंज will not reduce the value of resistance of the wire। इनमें से कौन सी चेंजिंग करें कि वायर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। फर्स्ट है इट इज कवर्ड इन एन इंसुलेटिंग स्लीव। यस, अगर हम वायर को इंसुलेट कर दें, इस पर इंसुलेशन की एक कवर पहना दें, तो इस पर वायर की प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि ये हमारी एहतियात के लिए होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। वैसे मैं बाकी स्टेटमेंट्स को रीड करता हूँ। सेकंड स्टेटमेंट है इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज इंक्रीज। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम इंक्रीज कर दे तो इफेक्ट होगा, इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इट्स लेंथ इज डिक्रीज, अगर हम इसकी लेंथ डिक्रीज करते तो भी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज, अगर हम वायर का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो भी इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। तो बाकी तीनों का इफेक्ट है रेजिस्टेंस पर, फर्स्ट ऑप्शन रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें। विच क्वांटिटी इज मेजर इन किलोवाट आवर्स। वाट आ रहा है तो मतलब ये पावर से रिलेटेड है, तो वाट जो है वो पावर का यूनिट है, तो मैं यहाँ पर P लिख देता हूँ, और आवर्स टाइम का यूनिट है तो मैं यहाँ पर T लिख देता हूँ। तो ये PT है। तो PT किसके इक्वल होता है वो हमने फाइंड करना है। पावर का जो फॉर्मूला होता है हमें पता है, वो होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी डिलीवर पर यूनिट टाइम। अगर मैं T को यहाँ डिवाइड हो रहा है, T को इस तरफ लेके आया हूँ और वो मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये इक्वेशन को जिस तरह बन जाएगी PT इज इक्वल टू E। तो PT यानी पावर मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू एनर्जी होता है। तो ये किलोवाट आवर जो है एक्चुअली एनर्जी का यूनिट है, तो C ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। 29 MCQs देखें। The metal case of an electric heater is earth. The plug to the heater contains a 5 ampere fuse. There is a current of 4 ampere when the heater works normally. The cable to the heater becomes so worn that the live wire makes electrical contact with the case. What happens? एक्चुअली जब वायर जो है वो केस के साथ इन कांटेक्ट आ गई है, तो जो करंट है वो डायरेक्टली केस में चला जाएगा, और वो इलेक्ट्रिक हीटर का केस अर्थ है, तो आपका सारे का सारा करंट अर्थ हो जाएगा। फ्यूज लगा हुआ है वायर पर 5 एम्पेयर का, उसमें से फ्लो ऑफ करंट इंक्रीज हो जाएगा बहुत ज्यादा। जब फ्लो ऑफ करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो फ्यूज जो है फौरन ही बर्न हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से आप किसी बड़े हादसे से बच जाएंगे। इसलिए हम फ्यूज को यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कि ऑप्शन क्या दिए गए हमारे पास। The current flows to earth and the fuse is not affected। नहीं, जब करंट अर्थ में फ्लो करेगा तो करंट की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अर्थ की रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं है, तो जिस वजह से फ्यूज आपका इफेक्ट होगा। अगर फ्यूज इफेक्ट नहीं होगा फिर तो फ्यूज लगाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ हमें। बी ऑप्शन है द फ्यूज मेल्ट्स एंड स्विच ऑफ द सर्किट। बिल्कुल,
बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि जो फ्यूज है वो मेल्ट हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा और आपका करंट का फ्लो रुक जाएगा। सी ऑप्शन है दी मेटल केस बिकम लाइव एंड डेंजरस। मेटल केस लाइव होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल स्मॉल से टाइम के लिए होगा। जैसे ये लाइव होगा फ्यूज है वो बर्न हो जाएगा और आप किसी हादसे से बच जाएंगे। डी ऑप्शन है दी मेटल केस बिकम वेरी हॉट। नो, इतना करंट पास नहीं होगा, फ्यूज पहले ही बर्न होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, सेट्स ऑफ वोल्टेज करंट रीडिंग आर ऑब्टेन फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स विच सेट ऑफ रीडिंग इज फॉर 100 ओहम रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल टू V/I। हमने यहाँ पर डिवाइड करके रेजिस्टेंस फाइंड कर लेनी है कि ये कौन सी रीडिंग रेजिस्टेंस के लिए है। ये याद रखना है कि यहाँ पर करंट मिली एम्पेयर में दिया हुआ है, तो पहले आपने करंट को एम्पेयर में कन्वर्ट करना है बाय डिवाइडिंग 1000। तो मैं 30 को 1000 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 0.03। तो 3 डिवाइडेड बाय 0.03 करेंगे तो इसका आंसर 100 ही आएगा, तो इसकी रेजिस्टेंस 100 ओहम है। इसी तरह जो सेकंड ऑप्शन है उसमें हमारे पास वोल्टेज 2 है और जो करंट है वो 15 मिली एम्पेयर है। जब 15 मिली को मैं एम्पेयर में कन्वर्ट करूंगा तो ये आंसर आएगा 0.015 और इससे मैं जब 2 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आंसर आएगा 533.33। तो ये 100 तो ना हुई रेजिस्टेंस, इसका मतलब है ये जो फर्स्ट कैलकुलेशन है ये 400 ओहम रेजिस्टेंस के लिए नहीं है। तो हम जो है अब बी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो बी ऑप्शन पहला जो हमारे पास कैलकुलेशन है सेम ऊपर वाली है, तो इसमें 100 ही आंसर आएगा। सेकंड जो है, अब देखें इसमें 2 डिवाइडेड बाई 0.02 करेंगे तो हमारे पास आंसर 100 ही आएगा। इसी तरह 1 डिवाइडेड बाई 0.01 करेंगे तो आंसर हमारे पास दोबारा 100 ही आएगा। ये कैलकुलेशन आपने करके देख, जब 0 डिवाइड बाई 0 करेंगे तो ये अनडिफाइंड आंसर आएगा, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह 1 डिवाइडेड बाई 10 मिली है, जब यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 0.01 करेंगे तो हमारे पास आंसर 100 आएगा। तो इस तरह ये जो सेकंड ऑप्शन है आपका, इसकी सारी कैलकुलेशन में जो रेजिस्टेंस है वो 100 ही आएगी। तो हम कहेंगे जो सेकंड ऑप्शन है ये 400 रेजिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पर बी को सिलेक्ट कर लूंगा। तो आज का हमारा लेसन खत्म होता है। तो आपको एक किस्म की कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि न्यू लेक्चर्स की वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ओके बच्चों, खुदा हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।